हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 10 के आज दूसरे लेक्चर में हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, द्वारक, फोकस, फोकस दूरी, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, गोलीय दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, अवतल एवं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में आज हम डिटेल जानेंगे। तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिए आप। गोलीय दर्पण होता क्या है? जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ या सतह गोलीय आकृति का होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से वह लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, वह सतह गोलीय आकृति का होना चाहिए। तो अगर वह गोलीय आकृति का है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और दूसरा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें ये प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है कि यह जो चमकदार पोर्शन देख रहे हैं यह इसका परावर्तक पृष्ठ है और यह इसके पीछे पेंट किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर उभरा हुआ तल ये परावर्तक पृष्ठ है और उसके पीछे का वो कलई किया हुआ या पेंटेड पोर्शन है। तो इस तरह से अवतल दर्पण बीच में दबा हुआ और उत्तल दर्पण उभरा हुआ होता है। जैसे ये देखिए, ये तल जो है इसका तल बीच में दबा हुआ है, ये अवतल दर्पण है। इसके पीछे के पोर्शन को आप देखेंगे तो ये कलई किया हुआ है, ये पोर्शन जो है ये कलई किया हुआ, कलर किया हुआ, पोता हुआ है। इसमें यह सिल्वर ऑक्साइड का सॉल्यूशन होता है जो लगाया गया होता है। इसी तरह से यह कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण है, यह ऊपर की तरफ उभरा हुआ तल होगा और अंदर का तल जो है इसका अंदर का तल पेंटेड होगा। तो इस तरह से गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। अब इस गोलीय दर्पण में जो कुछ शब्दावली प्रयुक्त होती हैं जैसे वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए ये क्या होता है? तो जो भी दर्पण होता है गोलीय दर्पण, वह किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, और या तो उसका अंदर वाला हिस्सा पेंट कर दिया जाता है या उसका बाहर वाला हिस्सा पेंट कर दिया जाता है। तो अगर बाहर वाला हिस्सा पेंट कर देते हैं, अंदर का तल दबा हुआ है, तो यह अवतल दर्पण होता है। और जब अंदर का तल इस गोले के, खोखली गोले के अंदर का तल पेंट कर दिया जाता है तो उभरा हुआ तल उत्तल दर्पण होता है। तो यह जिस गोले का हिस्सा होता है उसका कोई न कोई केंद्र होगा, उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और लेंस या दर्पण जो हम यूज करते हैं तो उसका जो है जो मध्य भाग होता है, जैसे लेंस में उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, यहाँ पर हम उसे पोल या ध्रुव कहते हैं। तो यह लेंस का मध्य भाग होता है। इसके बाद ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं तथा इसके मध्य बिंदु को यहाँ पर ये फोकस होता है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसी तरह से उत्तल दर्पण के लिए भी हम इसे दिखाते हैं। ध्रुव, ये अलग अलग सबकी परिभाषा यहाँ पर दे दी गई है। जैसे ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को ध्रुव कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ।
परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी जो ये जैसे अनंत पर है, प्रकाश की किरणें यहाँ से समानांतर आ रही हैं, तो जब प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही हैं तो इस दर्पण से टकराने के पश्चात ये परावर्तित होगी तो यह एक ही बिंदु पर एकत्रित होती हैं, इकट्ठा होती हैं। तो जिस बिंदु पर यह इकट्ठा होती हैं या मिलती हैं या वास्तव में यहाँ पर एक दूसरे से कट करती हैं, इसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसे आप जो है एक कह सकते हैं कि एक एक्टिविटी के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, इस मोबाइल टॉर्च से लाइट आ रही है और ये दूर से लाइट आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये लाइट समानांतर आ रही है। अब इसे अगर हम ये देखिए, एक पॉइंट पर ये कंसंट्रेट हो जाता है, इसका मतलब वहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं। तो जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक इसी तरह से जिस बिंदु से यह फैलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम अवतल दर्पण के बजाय उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यह उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस है, यह आप देखेंगे कि ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि ये लेज़र लाइट है, ये जो है एक लेज़र लाइट है पॉइंटेड, और यह जो है एक उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये देखिए आप, प्रकाश की किरण जो है इस पर जब पड़ती है तो ये प्रकाश की किरण को फैला देता है। ये देख रहे हैं स्क्रीन पर जो है ये प्रकाश की किरण को जो है ये फैला देता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण जो है वह प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, लेकिन उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ये लेजर लाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है, मतलब कि यह पतली बीम देता है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद आप देख रहे हैं कि यह लाइट को क्या कर दे रहा है, फैला दे रहा है। तो उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होगा तो वहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी लाइट जो है यानी उस बिंदु से आ रही। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या हुआ? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, सीम्स लाइक टू बी मीटिंग, मतलब मिलती नहीं वास्तव में, उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो अब ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं। प्रकाश की किरणों को आप ये देख रहे हैं कि जब इस पर परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन होने के पश्चात यह किरणें यहाँ से वापस आ रही हैं परावर्तन के नियम का पालन करते हुए। तो अगर उनको पीछे की तरफ ये डॉट जो देख रहे हैं मिला दिया जाए तो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं।
इस फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है यह इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इसका वक्रता केंद्र है और पोल है इसके बीच की जो दूरी होती है यह इसका वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो इस तरह से आपने देखा फोकस दूरी किसे कहते हैं। द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे जो भी दर्पण होता है, जो भी गोलीय दर्पण है तो उसका व्यास कुछ होगा, जो व्यास होता है वही व्यास उसका एपर्चर या द्वारक कहलाता है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच कुछ संबंध होता है। तो छोटे द्वारक के दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है, यानी R = 2f, जहाँ पे R जो है वक्रता त्रिज्या है और f जो है फोकस दूरी है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, कुछ नियम है। अब गोलीय दर्पण में हमने पढ़ा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों होते हैं। तो जो रूल है यह क्या रूल है, ये देखिए। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती हैं। अवतल दर्पण के लिए फोकस से होकर के जाती हैं अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो इसमें जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती है, जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर के जाती है। और उत्तल दर्पण में जो समानांतर किरणें आती हैं यह परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, फोकस से होकर आने वाली किरणें, फोकस से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है किसमें? अवतल दर्पण में। और फोकस पर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, यानी फोकस पर तो पड़ रही हैं लेकिन ये भी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में अथवा वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली अर्थात उत्तल दर्पण में किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती हैं। यानी सी से अगर लाइट कोई आती है तो उसी पथ से फिर यह वापस चली जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र से किसी भी दर्पण के किसी भी बिंदु को जब मिलाएंगे तो वह दर्पण पर अभिलंबवत होती है। इसी तरह उत्तल दर्पण में ये सेंटर ऑफ यानी जो इसका वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर ये प्रकाश की किरण आ रही थी, उसी पथ से फिर ये वापस चली जाती है। मुख्य अक्ष पर ध्रुव की ओर तिरछी आने वाली किरणें परावर्तन नियम का पालन करते हुए अभिलंब से जितने कोण पर आपतित होती हैं उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती हैं। जैसे कि ये पोल पर जब पड़ती हैं तो जितने कोण पर ये आपतित हुई उतने ही पर परावर्तित हो जाती हैं। ये दोनों में ही लागू होता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब अब कैसे बनेगा, अगर कहीं रखा गया है तो कैसे बनेगा। तो अवतल दर्पण में कुल 6 स्थितियां होती हैं जिसमें कि प्रतिबिंब बनता है। पहला है कि जब वस्तु अनंत पर हो, बने बहुत दूरी पर रखी गई हो, तो उस स्थिति में अनंत पर जो वस्तु रखी है उससे जो प्रकाश की किरणें हैं वह समानांतर आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं। इसका मतलब हुआ कि अनंत पर जो वस्तु रखी गई है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा, यानी बिंदु के आकार का होगा, बहुत ही सूक्ष्म आकार का बनेगा। दूसरा, वस्तु एक निश्चित दूरी पर अर्थात अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अनंत मतलब ये बहुत दूर हो गया, और सी यानी सी के बाहर रखा गया है। तो
किसी भी दर्पण से या लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो रेखाओं का, दो प्रकाश की किरणों का कटना, मिलना या मिलती हुई प्रतीत होना जरूरी होता है। तो जैसे हमने मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है कोई ए बी, तो यहाँ से प्रकाश की एक किरण हम ले आए समानांतर, तो जो प्रकाश की किरण समानांतर आती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, और जो किरण फोकस से होकर के आती है वह परावर्तन के पश्चात पैरेलल हो जाती है। तो जो परावर्तित दोनों किरणें हैं एक दूसरे को जहाँ पर कट करती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। वास्तव में लाइट एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसलिए वास्तविक होता है। वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब सी पर ही रखा गया हो, उस स्थिति में ये दो प्रकाश की किरणें यहाँ से हम ले आते हैं, तो ये प्रकाश की जो किरण है यह फोकस से होकर के आती है, जो समानांतर जा रही थी फोकस से होकर के आती है, और जो फोकस से जा रही थी वो समानांतर हो जाती है। दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, जहाँ पर कट करते हैं वहीं पर इमेज बनता है। तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और उसी बिंदु पर बनता है। तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा और वस्तु के आकार का बनता है। चौथी स्थिति है कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, सी और एफ के बीच हो। तो जब सी और एफ के बीच में है तो देखिए रखा गया है, एक प्रकाश की किरण को हम ले जाते हैं समानांतर, जो समानांतर जा रही वो कैसे लौट करके आएगी? परावर्तन पश्चात फोकस से होकर के आएगी, तो ये फोकस से होकर के आई। दूसरी प्रकाश की किरण को हम पोल पर ले जाते हैं, पोल पर, तो यहाँ आप ध्रुव पर जब जाएगी तो यह जितने कोण पर आपतित होगी उतने कोण पर परावर्तित हो जाएगी। तो यह परावर्तित किरण बियॉन्ड सी यानी सी के बाहर की ओर कट करती है, जहाँ पर ये कट करती है वहाँ पर प्रतिबिंब इसका बनता है। तो यह प्रतिबिंब सी से दूर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। पांचवी स्थिति, वस्तु जब फोकस पर रखा गया हो। तो जब फोकस पर रखा गया है तो क्या क्या स्थिति बन सकती है? एक प्रकाश की किरण को हम दिखाते हैं कि यह समानांतर जा रही है, जो समानांतर जा रही है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी, और जो पोल पर आ रही है वह परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इस मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाया उतना ही कोण पर यहाँ से परावर्तित होगी। तो ये देखेंगे कि ये दोनों किरणें जो है अनंत पर जाकर के मिलती हैं। तो इस तरह से प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़े आकार का बनता है, लेकिन बहुत ही धुंधला होता है, ब्लड फिगर बनता है इसका। वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, यह एक ऐसी स्थिति है, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब वास्तव में सीधा होता है। तो देखिए यहां पर F और P के बीच में रखा गया है, तो यहां से एक प्रकाश की किरण जो है, एक प्रकाश की किरण को ले गया है यहां से, कहां से? C से। तो जो प्रकाश की किरण C के रास्ते पड़ती है उसी से वापस चली जाती है। इसको पीछे की तरफ जो है ये डॉट 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 पीछे की तरफ ये मिला दिया गया। इसी तरह से जो प्रकाश की किरण ये आ रही थी, यह परावर्तन के पश्चात जो है ये फिर इसको डॉट 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 ये मिला देते हैं। तो इस तरह से परावर्तन के पश्चात ये किरणें जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर इसका इमेज बनता है। तो इस तरह से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, और जब दर्पण के पीछे होगा तो कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यह एक ऐसी स्थिति होती है अवतल दर्पण के लिए जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा क्या होगा? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है, तो पहली स्थिति तो यह है कि यह
वस्तु जो है अनंत पर रखी गई हो। जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उस स्थिति में क्या होगा कि प्रकाश की जो किरणें हैं वह समानांतर आएंगी। जब समानांतर आएंगी तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब है कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे आभासी, सीधा एवं अत्यंत छोटा यानी बिंदु आकार का बनता है। और कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। दूसरी स्थिति इसकी होती है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखा गया हो। उत्तल दर्पण के लिए सिर्फ दो ही स्थितियां हैं। यह दूसरी स्थिति कि जब अनंत और ध्रुव के बीच रखी गई हो। तो यहाँ से आप ये देख रहे होंगे कि एक प्रकाश की किरण को हम ले गए समानांतर। जो समानांतर गई वह कैसे होकर के जाएगी? जो समानांतर गई वह लगेगा कि फोकस से होकर के आ रही है, तो डॉट 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 फोकस पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। दूसरी प्रकाश की किरण को ऑप्टिकल सेंटर पे ले जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जाते हैं। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है उसी पास से वापस हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। तो दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर एक कट कर रही हैं, फोकस के पास जो है ये कट कर रही हैं। तो जब एक जहाँ पर कट कर रही हैं वहीं पर इसका इमेज जो है बनता है। तो प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के पीछे P तथा F के बीच में, P और F के बीच में आभासी, सीधा एवं छोटा बनता है। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के कई उपयोग हैं, जैसे चेहरा देखने में एवं शेविंग दर्पण या मेकअप मिरर जो होता है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। डेंटिस्ट इसका प्रयोग दांतों के इलाज में तथा नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ भी इसका प्रयोग करते हैं। इस दर्पण का उपयोग कार की हेडलाइट, टार्च तथा टेबल लैंपों के शेड में परावर्तक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सूर्य के प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए सौर भट्ठियों में किया जाता है और इसका उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में किया जाता है। इसी तरह उत्तल दर्पण के भी कुछ उपयोग हैं। क्या क्या हैं? स्ट्रीट लैंपों में परावर्तक के रूप में, जैसा आप देखते होंगे कि गलियों में जो स्ट्रीट लैंप लगा होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है कि बल्ब की लाइट जो उसके ऊपर पड़ रही होती है उस लाइट को वह फैला देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोड को वह कवर करे लाइट। मोटर कारों में पश्च दृश्य दर्पण की भांति, जैसे जितने भी वाहन हैं सब में साइड मिरर होता है। इस साइड मिरर में यह उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसा कि देखिए कार के साइड मिरर में ये उसके पीछे आने वाली ये कार इसमें दिख रही है, तो बड़ी वस्तुओं का छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है ये, और इसकी दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होती है। दृष्टि क्षेत्र से मतलब कि ज़्यादा एरिया को ये कवर कर लेता है, इसलिए वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसे लगाया जाता है।